तो प्रश्न क्या था, 29 क्वेश्चन था कि पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो हमने बताया यशपाल हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। यशपाल की कहानी धर्मयुद्ध है 1950 ईस्वी। पिंजरे की उड़ान है 1939 ईस्वी। फूलों का कुर्ता है 1949 ईस्वी। उत्तमी की माँ है 1955 ईस्वी। भूख के 3 दिन है 1968 ईस्वी। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। तो ये सभी जो है किसकी हैं? यशपाल की कहानियाँ। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी। उपन्यास की बात करें तो झूठा सच है इनकी उपन्यास। और संस्मरण की बात करें तो सेवाग्राम के दर्शन। सेवाग्राम के दर्शन जो है ये संस्मरण है इनकी, यशपाल की। भीष्म साहनी की कहानियों की बात करें तो भाग्य रेखा है इनकी भीष्म साहनी कहानियाँ। और पहला पाठ है भटकती राख है, पटरियाँ हैं, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन। ये सभी भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। कौन सी? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा है पहला पाठ है। और भटकती राख है, पटरियाँ हैं, निशाचर है, शोभा यात्रा, डायन। ये सभी जो है भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। तो कौन कौन सी हैं? भाग्य रेखा है पहला पाठ है। भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, निशाचर, शोभा यात्रा और डायन। ये सभी जो है भीष्म साहनी की क्या हैं? कहानियाँ हैं। मोहन राकेश की कहानियों की बात करें तो मोहन राकेश की कहानियाँ इंसान के खंडहर हैं। इंसान के खंडहर किसकी जो कहानियाँ हैं? इंसान के खंडहर जो है मोहन राकेश के हैं। नए बादल हैं, जानवर और जानवर हैं, तथा एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी जो है ये सभी मोहन राकेश की कहानियाँ। तो इंसान के खंडहर, इंसान के क्या हैं? खंडहर, ये मोहन राकेश की कहानियाँ। नए बादल, ये भी मोहन राकेश की कहानियाँ। जानवर और जानवर, जानवर और जानवर तथा एक और ज़िंदगी। जानवर और जानवर तथा एक और ज़िंदगी, ये सभी मोहन राकेश की कहानियाँ हैं। तो प्रश्न यही था कि पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो हमने बताया यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं। और यशपाल की कहानियों की हमने बात की थी कि धर्मयुद्ध जो है इन्हीं की रचना है। यशपाल की 1950 ईस्वी में धर्मयुद्ध। पिंजरे की उड़ान भी इन्हीं की रचना है 1939 ईस्वी। फूलों का कुर्ता भी इन्हीं की रचना है 1949 ईस्वी। उत्तमी की माँ भी इन्हीं की रचना है। फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, पिंजरे की उड़ान है। और भूख के 3 दिन। भूख के कितने दिन? 3 दिन। एवं तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। ये भी यशपाल की जो है क्या है? कहानियाँ हैं 1954 ईस्वी। उपन्यास की बात करें यशपाल की तो उपन्यास की बात करें तो झूठा सच जो है उपन्यास यशपाल की है। संस्मरण की बात करें तो सेवाग्राम के दर्शन जो है संस्मरण यशपाल की ही है। भीष्म साहनी की कहानियाँ कौन सी हैं? तो भैया भीष्म साहनी की कहानियाँ भाग्य रेखा है। भीष्म साहनी की कहानियाँ भाग्य रेखा। और पहला पाठ भी है इनकी रचना। भीष्म साहनी की कहानी क्या है? भाग्य रेखा है। और पहला पाठ भी है, भटकती राख भी है, पटरियाँ हैं, निशाचर है, शोभा यात्रा, डायन। ये सभी भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा है पहला पाठ है। और भटकती क्या है? राख है। पटरियाँ हैं, पटरियाँ, पटरियाँ हैं और निशाचर है, शोभा यात्रा और डायन। ये सभी भीष्म साहनी की कहानियाँ हैं। मोहन राकेश की कहानियाँ इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर तथा एक और ज़िंदगी। 30 क्वेश्चन है। एक प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। तो भैया आपको बताना है कि प्रसन्न राघव किसकी रचना है। तो ये भैया जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव जो है जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित जो है नाट्य ग्रंथ है प्रसन्न राघव। तो किसकी रचना है? जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथाओं से संबंधित क्या है? नाट्य ग्रंथ है। आचार्य जयदेव के ग्रंथ की बात करें तो चंद्रलोक है इनकी रचना। चंद्रलोक प्रसन्न राघव है। गीत गोविंद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये 3 ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो चंद्रलोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद। कौन 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 सी है इनकी रचना? तो चंद्रलोक है और गीत गोविंद है, प्रसन्न राघव। ये 3 ग्रंथ जो है काफ़ी प्रसिद्ध है जयदेव की। चंद्रालोक जो है काव्य शास्त्र का ग्रंथ है चंद्रालोक और प्रसन्न राघव जो है नाटक है। गीत गोविंद क्या है? गीत काव्य है। तो चंद्रलोक जो है काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। प्रसन्न राघव क्या है? नाटक है। और गीत गोविंद क्या है? गीत काव्य है।
तो 31 क्वेश्चन है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। अंधा युग में कुल अंक बताना है कि 5 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 4 हैं। तो भैया अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। अंधा युग क्या है भैया? ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो है हिंदी काव्य नाटक है। और इस गीत नाट्य का प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। और इसका कथानक जो है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किए गए हैं। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है। अश्वत्थामा इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई। अगर अंधा युग की बात करें तो इसके पात्र जो है अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र हैं और कृतवर्मा हैं और संजय हैं, वृद्ध याचक हैं, प्रहरी हैं, व्यास हैं, विदुर हैं, युधिष्ठिर हैं, कृपाचार्य हैं, युयुत्सु हैं, गूंगा भिखारी है, प्रहरी 2 हैं, बलराम है, कृष्ण इत्यादि जो हैं इसमें क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। विभिन्न पात्रों की योजना की गई है इस गीत नाट्य में। तो अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो हमने बताया 5 अंक हैं अंधा युग में। और यह जो है धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन जो है 1955 ईस्वी में हुआ। और इसका कथानक जो है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई। अश्वत्थामा और गांधारी, धृतराष्ट्र और कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण इत्यादि जो हैं पात्र हैं अंधा युग के। 32 क्वेश्चन है कि 32 क्वेश्चन प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। आपको बताना है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। धर्मवीर भारती के है, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र की है, या हरिकृष्ण प्रेमी की है। तो प्रकाश और परछाई जो है किस एकांकीकार की रचना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए कि धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही जवाब जो है बी है। प्रकाश और परछाई जो है ये एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है प्रकाश और परछाई। इनकी अन्य एकांकियों की बात करें तो क्या वह दोषी था, 10 बजे रात भी इनकी एकांकी है। क्या वह दोषी था, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान। ये सभी एकांकियां जो हैं किसकी हैं। तो ये सभी एकांकियां जो हैं विष्णु प्रभाकर की एकांकियां हैं। तो प्रकाश और परछाई हैं इनकी एकांकी। क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान। जबकि धर्मवीर भारती की बात करें तो नदी प्यासी थी, इनकी जो एकांकी है नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी की बात करें तो बेड़ियां हैं। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी मंदिर है, नया समाज है, पाश्चात्य है, यह भी खेल है, और रूप शिखा, मातृभूमि का मान और निष्ठुर न्याय। ये सभी एकांकियाँ किसकी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ हैं। बेड़ियाँ हैं, बादलों के पार हैं, वाणी मंदिर है, नया समाज है, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूप शिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। ये सभी एकांकियाँ किसकी हैं, तो हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ हैं। तो प्रश्न क्या था कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है। तो हमने बताया विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। और इनकी अन्य एकांकियों की बात करें तो क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं ये दायरे इंसान। ये सभी जो हैं इनकी जो है एकांकियाँ। धर्मवीर भारती की नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ बेड़ियाँ, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूप शिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। ये सभी जो हैं किसकी एकांकियाँ हैं। तो ये सभी एकांकी जो है धर्मवीर हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी थी। 33 क्वेश्चन है कि मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। रहीम से, कबीर से, या तुलसीदास से, या सूरदास से। तो भैया कबीरदास से संबंध है। मगहर और लोई से कबीर का संबंध है। कबीर की मृत्यु जो है मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था।
पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। ठीक है। कबीर की वाणी के संग्रह उनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, साक्षी शब्द और रमैनी। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत हैं, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो इसका सी सही जवाब है। जगदीश चंद्र माथुर जो है कोणार्क नाटक के रचयिता है। जगदीश चंद्र माथुर के जन्म अन्य नाटक की बात करें तो कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीति इनकी जो है नाटक है रघुकुल रीति 1985 ईस्वी, दशरथ नंदन जो है 1974 ईस्वी। तो रघुकुल रीति भी इनकी रचना है 1985 ईस्वी में, दशरथ नंदन भी है 1974 ईस्वी में। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है। पहला राजा जो नाटक है इनकी, इसके संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक नियुक्ति का मंचीय रूप है। तो पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि भाई यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक नियुक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन है 1958 ईस्वी, आधे अधूरे हैं 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, पैरों तले जमीन अधूरा है। और आधे अधूरे नाटक को जो है मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। तो प्रश्न क्या था भाई, कोणार्क के नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हमने बताया, और 1951 ईस्वी में रचित है। शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में, रघुकुल रीति 1985 में, दशरथ नंदन 1974 में। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, जब नाटक न पौराणिक है, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी जो है आधुनिक नियुक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, पैरों तले जमीन अधूरा है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। 35 क्वेश्चन है, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंप ने, कंब में, या नेमचंद्र ने, या कृतिवास ने? आपको बताना है 35 क्वेश्चन कि भाई तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया, पंप है, कंब है, नेमचंद्र है और कृतिवास है। तो भैया कंब जो हैं, कंब, इन्होंने तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामा अवतारम या कंब जो है रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति, एक बृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कंबन है, और कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। ये क्या है? कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न 35 यही था कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो कंब ने रचना की थी तमिल भाषा में, और कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब जो है रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। रामावतारम या कंब रामायण, कौन सा है? रामावतारम या कंब रामायण जो है तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है एवं एक बृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कंबन है, और कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। कंबन कौन है? कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। 36 क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? तो कुबेर नाथ राय, बाल मुकुंद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संकलन है। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है, बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है कि बड़ी धूम से टेसू आए, बड़ी धूम से टेसू आए लड़के गाड़ी, कह रहा है बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार। बड़ी धूम से टेसू आए लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार। तो ये बाल मुकुंद की उक्ति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं?
कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो है बालमुकुंद गुप्त। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय क्या हैं? रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो प्रिया नीलकंठी है इनकी निबंध, रस आखेटक है, विषाद योग है, पर्ण मुकुट है, कामधेनु है, वाणी का क्षीरसागर है, आगम की नाव, ये सभी रचनाएं जो हैं कुबेरनाथ राय की रचना है। तो भैया प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, वाणी का क्षीरसागर, आगम की नाव, ये किसकी रचना है भैया? प्रिया नीलकंठी की रचना है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है ये सभी। ये प्रमुख निबंध जो है संग्रह कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और विषाद योग। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, वाणी का क्या है? क्षीर सागर है, वाणी का क्षीर सागर, और आगम की नाव, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, वाणी का क्षीर सागर, आगम की नाव, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक। तो प्रश्न क्या था कि शिवशंभू का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? तो हमने बताया कि बाल मुकुंद गुप्त का है। और इनकी उक्ति है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़की लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त लिखता था। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार, इनके प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है, रस आखेटक, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, वाणी का क्षीरसागर, आगम की नाव आदि। तो इसके पीछे एक प्रश्न था कि 35 क्वेश्चन था कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तो कंब ने किया था तमिल भाषा में रामायण की रचना। रामावतारम यह कंब रामायण जो है, रामावतारम यह कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं एक बृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? कंबन कवि चक्रवर्ती के बाद से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है और बात करें विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध, तो चितवन की छाँ है इनकी। विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध चितवन की छाँ, हल्दी धूप है, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शेफाली झर रही है, नदी नारी और संस्कृति भी इनकी निबंध है, देश धर्म और साहित्य। तो विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध कौन सी हैं? चितवन की छाँ, हल्दी धूप है, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शेफाली झर रही है, ये भी विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। नदी नारी और संस्कृति, नदी नारी और संस्कृति, ये भी विद्यानिवास मिश्र के जो है निबंध है। देश धर्म और साहित्य, देश धर्म और साहित्य, ये भी विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध। नदी नारी और संस्कृति, देश धर्म और साहित्य, शेफाली झर रही है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छाँ, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, ये सभी विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। 37 क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूंट, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसे नाटक के स्त्री पात्र जो है कॉर्नेलिया द्वारा गाया जाता है। अरुण या मधुमय देश हमारा। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है। तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है। कॉर्नेलिया सुहासिनी से। महत्वाकांक्षा का मोती जो है निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती जो है निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन है 1910 ईस्वी, कल्याणी प्रणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख जो है 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामी जो है 1933 ईस्वी। 38 क्वेश्चन है कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं ये बताना है। 9 है, 5 है, 7 है या 6 है। तो कवित्त रत्नाकर में जो है 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं कवित्त रत्नाकर में?
तो 5 अध्याय हैं कवित्त रत्नाकर में। यह किसकी रचना है कवित्त रत्नाकर? तो यह सेनापति कवि का एकमात्र ग्रंथ है कवित्त रत्नाकर, और इसमें कितने 5 अध्याय हैं। कवित्त रत्नाकर का रचना काल सन 1949 ईस्वी में। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। तो कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो 5 जो है अध्याय। कवित्त रत्नाकर सेनापति कवि का एकमात्र ग्रंथ है, और कवित्त रत्नाकर का रचना काल जो है सन 1949 ईस्वी में। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा क्या दी गई है। तो कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, और यह एकमात्र ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर का रचना काल सन 1949 ईस्वी है, और इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। 39 क्वेश्चन है कि रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि रसज्ञ रंजन जो है किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है। तो रसज्ञ रंजन जो है यह निबंध संकलन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। निबंध संकलन नाम है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा। क्या कहा इस निबंध को? तो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है रसज्ञ रंजन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह की बात करें, अशोक के फूल है 1948 ईस्वी, कल्पलता है 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना है 1952 ईस्वी, कुटज है 1964 ईस्वी, आलोक पर्व है 1972 ईस्वी। ये सभी रचनाएं किसके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। निबंध की बात करें तो निबंध जो है अशोक के फूल हमने बताया ही, बसंत आ गया, शिरीष का फूल, देवदारू, नया वर्ष, संदेश वाहक, बसंत, ये सभी निबंध हैं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, बसंत आ गया, शिरीष का फूल और देवदारू, नया वर्ष, संदेश वाहक, बसंत। आचार्य शुक्ल की बात करें तो इन्होंने कहा कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो प्रश्न क्या था कि रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है रसज्ञ रंजन निबंध है। और हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, और बात करें कुटज की तो 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी, अशोक के फूल, बसंत आ गया, शिरीष का फूल और देवदारू, नया वर्ष, संदेश वाहक, वसंत, ये सभी जो है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो हमने 5 अध्याय बताया था, और यह रचना जो है सेनापति कवि का एकमात्र ग्रंथ था, और यह रचना काल इसका 1949 ईस्वी है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई, जिन्हें किस तरंग की संज्ञा दी गई अथवा कितने अध्याय? 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें क्या दिया गया? तरंग की संज्ञा दी गई। इसके पीछे क्वेश्चन था कि अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो हमने बताया चंद्रगुप्त नाटक का है, जिसे नाटक के स्त्री पात्र जो है कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन अगर देखें तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? ज्वालामुखी है, तो कार्नेलिया सुवासिनी से कहती हैं। महत्वाकांक्षा का मोती जो है निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य चंद्रगुप्त से। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हमने सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय और प्रायश्चित, राजश्री, विशाल, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की हैं। 40 क्वेश्चन है कि शुद्ध कविता की खोज का रचनाकार कौन है?
शुद्ध कविता के खोज के रचनाकार कौन है? अज्ञेय हैं, यह डॉक्टर नामवर सिंह है, यह मुक्तिबोध है, यह दिनकर है। आपको बताना है कि शुद्ध कविता के खोज के रचनाकार का नाम। तो इसका डी सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनकी रचना जो है शुद्ध कविता की खोज है। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख काव्य कृतियाँ हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, धूप का धुआं है, धूप और धुआं है, रश्मि रथी है, सूरज का ब्याह भी इनकी रचना है, उर्वशी है, हारे को हरिनाम भी इनकी रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सभी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार, कुरुक्षेत्र और धूप और धुआं है, रश्मि रथी है और सूरज का ब्याह है, उर्वशी, हारे को हरिनाम और परशुराम की प्रतीक्षा। गद्य की बात करें तो गद्य जो है अर्धनारीश्वर है, इनकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय भी इनकी रचना है, देश विदेश भी रचना है, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज जो है इनकी जो है गद्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो प्रश्न क्या था कि शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो हमने बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर हैं शुद्ध कविता के खोज के रचनाकार। और दिनकर के प्रमुख काव्य कृतियों की बात की थी तो हुंकार की बात की थी हमने, हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं की बात की थी, रश्मि रथी की बात की थी, सूरज का ब्याह भी इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति, उर्वशी, हारे का हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। गद्य की बात की थी तो अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय और देश विदेश की बात की थी, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज आदि जो है ये सभी रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।